वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। आपकी ये सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर जो स्टूडेंट्स को लगता है बिल्कुल भी नहीं। तो चलो पढ़ते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। इसमें हम रिचर्ड ई ब्राइट जो एक बहुत महान साइंटिस्ट है इनके बारे में जानेंगे और जो है इनके बचपन से लेकर बड़े होने तक कैसे इन्होंने कितनी बड़ी डिस्कवरी करी अपनी छोटी सी हॉबी की वजह से, ये आप जानोगे इस चैप्टर के थ्रू। ठीक है, तो ये है रिचर्ड ई ब्राइट जी। ठीक है, एंड ही आप इनके बारे में और भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और चलो जानते हैं हम जितना हमारे चैप्टर में गिवन है इनके बारे में। तो रिचर्ड ई ब्राइट ने 22 साल की उम्र में पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड को हिला डाला था। बिल्कुल ऐसे दुनिया में ऐसी इनके बारे में बात होनी शुरू हो गई थी क्योंकि इन्होंने अपने कॉलेज रूममेट के साथ मिलके एक बहुत बड़ी डिस्कवरी करी थी, एक थ्योरी निकाली थी ऑन हाउ आर सेल्स वर्क। जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं उस पर इन्होंने एक थ्योरी निकाली थी। और पहली बार ऐसा हुआ था कि एक 22 साल के हार्वर्ड में पढ़ते थे, हार्वर्ड के स्टूडेंट्स थे ये, वहाँ के किसी बच्चे की थ्योरी जो है बहुत फेमस साइंटिफिक जर्नल में जो है पब्लिश हुई थी। उस जर्नल का नाम था, यहाँ पे आप देख लो, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। तो देखो साइंटिस्ट जो होते हैं ना, जब अपनी कोई थ्योरीज बनाते हैं तो वो बड़े बड़े जो साइंटिफिक न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें छपती है, जर्नल्स में छपती है। बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ये। और फिर वो बाद में उस थ्योरी बनाने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करके जो है उस पर पूरी जांच होती है। तो अभी रिचर्ड ई ब्राइट अपनी थ्योरीज पे एक्सपेरिमेंट आज के समय पे भी कर रहे हैं और यही इनकी थ्योरी इस वाले जर्नल में जो है छपी थी। अब जब ये थ्योरी छपी तो बड़ी वाहवाही की बात थी क्योंकि पहले कभी किसी कॉलेज स्टूडेंट की जो थ्योरी थी इतने बड़े नामी पेपर में, जर्नल में नहीं छपी थी। ऐसा था जैसे कि पहली बार कोई बेसबॉल खेलने गया और वो होम रन मार दे, ऐसा कंपैरिजन करते हैं बाहर के देश में लोग इस चीज़ का। एक छोटे से बच्चे की जो थ्योरी है, इतनी बड़ी थ्योरी उसने डिस्कवर करी है इस बात पे। तो बचपन से ही रिचर्ड ई ब्राइट बताते हैं उनका बचपन के बारे में। अब हम जानेंगे रिचर्ड, एक इंटरव्यू टाइप का ये चैप्टर आपका। तो रिचर्ड ई ब्राइट जो है कहाँ के रहने वाले थे? ये पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में एक शहर है रीडिंग। ठीक है, पेंसिल्वेनिया के नॉर्थ में है रीडिंग नाम का, वहाँ के रहने वाले हैं ये। और ये इतने बढ़िया साइंटिस्ट बने कैसे, ये हम जानेंगे। तो ये बताते हैं कि जब मैं छोटा था ना तो मेरे पास इतने फ्रेंड नहीं थे कि हम बास्केटबॉल खेलें, हम फुटबॉल खेलें। ज़्यादा मेरे घर के आसपास में बच्चे नहीं थे, अकेले थोड़ी मैं बास्केटबॉल फुटबॉल खेलता। तो मेरे एक काम था, मैं ना आई यूज टू कलेक्ट थिंग्स। मैं चीज़ों को कलेक्ट करता था, कभी फॉसिल कलेक्ट कर लिया, कभी स्टैम्प कलेक्ट कर लिया, कभी कॉइन कलेक्ट कर लिया, कभी बो की चैन की तरह पत्थर कलेक्ट कर लिया, वो शिनचैन वाला बोचैन ना, उसकी तरह ये चीज़ों को कलेक्ट करते थे। वैसे ही एक बार इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने शहर में आसपास में जितनी भी बटरफ्लाइज मिलती थी इन्होंने वो भी कलेक्ट करी थी। ठीक है, तो ये बटरफ्लाइज को भी कलेक्ट करते थे और जो है बहुत जो है ना एस्ट्रोनॉमर टाइप के भी थे ये, यानी कि इनको स्टार गेज करने में, स्टार्स को देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप के ये बच्चे थे। बहुत ब्राइट थे, बचपन से ही इंटेलिजेंट भी थे। तो इनके साइंटिस्ट बनने में दो चीज़ों का हाथ था। एक, ये काफ़ी ना खुद से इनका मन था नई नई चीज़ों को जांचना परखना और बहुत ही दिमाग तेज था इनका। तीसरी चीज़ क्या थी, इनकी मदर, जो इनकी मम्मी थी इनको बहुत सपोर्ट करती थी बचपन से ही। कभी इन्हें टेलीस्कोप लेकर आती थी कि बच्चा मेरा नाइट में स्टार्स को देखेगा, कभी जो है कैमरा ला के देती थी छोटे से बच्चे को, कभी ट्रिप्स पे लेके जाती थी उनको कि वो नई नई जगहों को देखेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे। कभी वो जो माउंटिंग मटेरियल होती है ना, ट्राइपॉड वगैरह, एक्सपेरिमेंट करने के लिए टूल्स जो है इक्विपमेंट्स लैब के, सब उन्हें खरीद के देती थी इनकी मम्मी। वो इनकरेज करती थी अपने बच्चे को और उनकी मदर बताती भी हैं। अब इस इंटरव्यू में आप उनकी मदर के बारे में भी जानोगे कि उनकी मदर खुद भी बताती है कि रिचर्ड, जो रिची उनका, वो उनको प्यार से बोलती हैं, वो कहती है रिची मेरी पूरी दुनिया था, हर समय मैं उसके साथ ही रहती थी। और जब 3rd ग्रेड में रिची थे तो उनके फादर की भी डेथ हो गई थी। उसके बाद से तो और भी ज़्यादा वो हर समय अपना रिचर्ड के साथ रहती थी, अपने बच्चे के साथ ही रहती थी। तो उनकी मदर उन्हें ना बहुत ज़्यादा इनकरेज करती थी। कभी जब वो स्कूल चले गए थे ना, पहले तो जब स्कूल में एडमिशन नहीं था तब भी रहते थे मदर के साथ। जब स्कूल चली गए थे वो, तो उनकी मम्मी कई बार ना, जैसे कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, खुद दोस्त नहीं बनाते, तो रिचर्ड भी ऐसे ही थे। तो इनकी मदर दोस्त भी बनवाती थी उनके, कभी किसी को घर पे बुला लिया, फ्रेंडशिप हो जाए। और वो कहती है रोज़ रात को ना मैंने नए नए वर्क बताती थी अपने बेटे को। काम से मतलब ये नहीं कि झाड़ू पोछा करवानी है या कुछ भैया उनसे
ये करो तुम वो करो, नहीं कह रही मैं उन्हें लर्निंग थिंग्स करवाती थी, यानी कि जब भी बेटा मेरा खाली होता था तो उसे कोई चीज़ जैसे स्पेलिंग्स दे दी लर्न करने को, समथिंग लाइक दैट, मैं हमेशा उसे बिजी रखने की कोशिश करती थी और इन्जॉय करते थे हम दोनों। ऐसे उनका मदर और आप सन का रिलेशनशिप समझो। अब फिर क्या होता है, जब रिचर्ड ई ब्राइट सेकेंड ग्रेड में थे, सेकेंड ग्रेड मतलब है सेकेंड क्लास, ठीक है। अब ये जो अमेरिका का ये जो स्कूल सिस्टम है इसमें क्या होता है, पहले फर्स्ट टू लेकर फिफ्थ तक एक स्कूल रहता है, फिर 6 टू लेकर 8 तक मिडिल स्कूल रहता है, एंड फिर 9 टू लेकर 12 तक हाई स्कूल रहता है, ठीक है। जो 9th क्लास है उसे फ्रेशमैन ईयर कहते हैं, 10th क्लास को सॉफ्टमोर कहते हैं, 11th क्लास को हाई स्कूल जूनियर कहते हैं और 12th क्लास को हाई स्कूल सीनियर कहते हैं। अब जब रिचर्ड ई ब्राइट 9 से लेकर 12 तक में थे, इन्होंने नए नए एक्सपेरिमेंट्स करे थे। तो आपको याद रखना, अगर मैं बोलूँ हाई स्कूल जूनियर तो मतलब है 11, अगर मैं बोलूँ हाई स्कूल सीनियर तो मतलब है 12, तो कंफ्यूज मत होना कि इन्होंने कौन सी क्लास में क्या एक्सपेरिमेंट्स करे थे। तो जब ये सेकेंड क्लास में थी ना, तभी इन्होंने अपने आसपास के एरिया में मिलने वाले 22 प्रकार की बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर चुके थे ये। तो नहीं 22 स्पीशीज़ की बटरफ्लाई इनके आसपास में मिलती थी। ये देखो आप बुक में से ये फोटो देख सकते हो, ये सारे नाम लिखे हैं, ये सब इन्होंने कलेक्ट कर ली थी। और यहाँ पे उनका ये बटरफ्लाई कलेक्शन एंड होने वाला था, वो कुछ और चीज़ सोचते, बट उनकी मदर इतनी ज़्यादा इंकरेजिंग थी, तो वो क्या करती हैं, वो उनके लिए एक बुक मंगाती है, अपने बेटे के लिए एक बुक मंगाती है जिसका नाम था, उन्हें गिफ्ट करती है, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। ये बहुत ही फेमस चिल्ड्रन बुक है। इस बुक में जो है एक पीछे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया था और बच्चों को कहा गया था कि वो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने। क्या एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट को कराने वाले थे एक टोरंटो की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिनका नाम था डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कर्ट। और उन्होंने इस बुक के पीछे लिखा हुआ था कि जो भी बच्चे चाहे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें, वो क्या करे कि बटरफ्लाइज उनके घर के आसपास में जब ये मोनार्क बटरफ्लाई मिले, ये जो भी मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, उसको पकड़ के उनके ऊपर एक छोटा सा स्टिकर लगा दे। क्यों लगा दे, क्योंकि ये बुक में लिखा गया था कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट करती हैं, कहाँ से माइग्रेट करती है, किस तरीके से वो जो है सेंट्रल अमेरिका तक माइग्रेट करके आती है। तो बटरफ्लाइज की माइग्रेशन को स्टडी करने के लिए ये वाली बुक लिखी गई थी। और एंड में एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें लिखा गया था कि जो जो बच्चे इस बुक को पढ़ रहे हैं, अगर उनका मन हो तो वो भी अपने आसपास के एरिया में बटरफ्लाई देखे, उस पर टैग लगा दे और फिर ढूंढा जाएगा कि वो कितनी दूर माइग्रेट करके गई हैं। तो रिचर्ड तो थे ही इतने ज़्यादा ईगर बच्चे इन सब चीज़ों के लिए, तो वो इस वाले एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। रिचर्ड की मम्मी लेटर लिख के भेजती है ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को, और वो बहुत सारे ना स्टिकर्स भेज देते हैं बटरफ्लाई को टैग करने के लिए। और फिर क्या, रिचर्ड ई ब्राइट का साइंटिफिक जर्नी शुरू हो जाती है। उनके जो घर के नीचे का बेसमेंट था उसमें इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बटरफ्लाइज को रेयर करना भी शुरू कर दिया। क्यों करा था, क्योंकि देखो इनके शहर में ना रीडिंग में जो बटरफ्लाई वाला जो सीज़न था वो बहुत कम देर के लिए आता था, और फिर एक एक बटरफ्लाई को पकड़ना पॉसिबल नहीं था इनके लिए। उन्हें बहुत ऐसा लग रहा था टाइम चला जाएगा इसमें। तो इन्होंने क्या करा, एक मोनार्क बटरफ्लाई ली, मोनार्क बटरफ्लाई देख लो कैसी होती है, उसको लेकर आए, उसके एग्स कलेक्ट करे और उसको अपने बेसमेंट में ही इन्होंने पूरा उसको रेयर करना शुरू कर दिया। इनके बेसमेंट में पता नहीं इतने सालों तक इन्होंने इस तरीके से पूरी जो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल होती है ना, कैटरपिलर, प्यूपा, फिर बटरफ्लाई बनना, खुद से उनको रेयर करवाना शुरू करा दिया। ठीक है, तो यहाँ से इनकी ये जर्नी शुरू हो गई। फिर जब पूरी वो बटरफ्लाई बन जाती थी तो ये बटरफ्लाई के पीछे एक स्टिकर लगाते थे, उसे उड़ा देते थे, फिर देखते थे कि कहाँ जाके बटरफ्लाई मिलेगी। धीरे धीरे ये वाली चीज़ से भी वो बोर होने लगती है। क्यों, क्योंकि उनको ना इस वाले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं मिल रहा था। बस 2 बार उन्हें बटरफ्लाई के मिलने की खबर आती है, वो भी अपने घर के से 75 माइल के डिस्टेंस पे बटरफ्लाई मिल चुकी थी। ठीक है, तो माइग्रेशन के जोन को जो है पूरे उसके मैप को, रूट को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे वो, तो इसलिए वो धीरे धीरे इस चीज़ से बोर होने लगते हैं। एंड देन अभी तक कि वो कौन से क्लास में आ चुके होते हैं, ही वॉज इन 8th ग्रेड नाउ, नहीं 7th क्लास में आ चुके थे वो। अब जब वो 7th क्लास में आते हैं तो उन्हें रियल साइंस क्या होती है ना, उसके बारे में पता चलता है। ये काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं। काउंटी मतलब लोकल शहर का जो साइंस फेयर होता है ना, उसमें जहाँ हर स्कूलों के बच्चे जाते हैं वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, और वहाँ पे हार जाते हैं रिचर्ड ई ब्राइट। पहली बार ये हारते हैं और इन्हें ना बहुत बुरा लगता है कि सब बच्चों को प्राइज़ मिल रहे हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। क्या करा था इन्होंने सब बच्चों ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे। इन्होंने सिर्फ फ्रॉग के टिश्यू की स्लाइड्स दिखाई थी बहुत नीटली। उस दिन इन्हें समझ में आता है कि साइंस मतलब रियल एक्सपेरिमेंट करना, सिर्फ स्लाइड्स दिखाना नहीं है। तो अब रिचर्ड सर को समझ में आ चुका था कि मतलब तब तो वो छोटे ही थे, पर उन्हें समझ में आ गया था कि भाई मेरे को अगर साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे रियल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स दिखाने होंगे। अब उन्होंने बचपन से तो सिर्फ इंसेक्ट्स और बटरफ्लाइज पे ही स्टडी करी है, तो उन्होंने क्या करा, डॉक्टर अर्कर्ट को, उनसे टच में थे वो जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे,
उनको जो है उन्होंने क्वेश्चन करा कि मैं क्या क्या जो है एक्सपेरिमेंट करूँ, और उन्होंने लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट भर के उन्हें बताया कि आप ये सब कर सकते हो। फिर पूरे हाई स्कूल के दौरान, हाई स्कूल मैंने अमेरिकन का आपको बता दिया क्या हुआ, 9th 10th 11th 12th फुल पूरा जो उनका रहा, हर साल उन्होंने अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, साइंस फेयर में पार्ट लिया, फर्स्ट भी आए, जूलॉजी डिपार्टमेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आए, और बहुत बढ़िया प्रोग्रेस उन्होंने करी। फाइनली उनका हॉवर्ड्स में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हम कि क्या क्या उन्होंने कौन कौन सी क्लास में जो है एक्सपेरिमेंट्स करे थे। ठीक है, इतना सिंक्रोनाइज्ड वे में मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ गाइस। यही चैप्टर है जो बच्चों को सबसे डिफिकल्ट लगता है, और मैंने कहा था आपको कि है नहीं, बस ये 8 to लेकर 12th क्लास तक उन्होंने जो जो एक्सपेरिमेंट्स करे उनको आपको नोट्स बना लेना है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दैट्स इट, और कुछ है नहीं इस चैप्टर में। तो 8th क्लास में उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था कि जो मोनार्क बटरफ्लाई का कैटरपिलर होता है, जो ये वाली बटरफ्लाई होती है इसे कहते हैं मोनार्क बटरफ्लाई। तो जो इसका कैटरपिलर होता है, ऐसा कहा जाता है कि इसको कोई डिजीज़ हो जाती है जब ये कैटरपिलर स्टेज में होता है, और वो डिजीज़ जो है लेकर आता है एक बीटल। मतलब ऐसी सोच थी कि एक बीटल है, वो ये डिजीज़ लेकर आते हैं, उससे कैटरपिलर्स मर जाते हैं। तो इसलिए रिचर्ड ने इस पर एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने उन बीटल के प्रेजेंस में कैटरपिलर को ग्रो करा, और उसका रिजल्ट तो नहीं आया, बट उन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है साइंस फेयर में दिखाया, और अब की बार वो जीत जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम उनके नेक्स्ट क्लास का एक्सपेरिमेंट पे, दैट इज हिज 9th क्लास एक्सपेरिमेंट। अब 9th क्लास के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक थ्योरी को जो है पढ़ा और उसको स्टडी करा। वो थ्योरी क्या थी, ऐसा कहा जाता है कि जो वाइस रॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती है। वैसे अगर आप दूर से देखोगे तो तुम्हें वाइस रॉय बटरफ्लाई और मोनार्क बटरफ्लाई सेम लगेंगे, बट इनके जो डिज़ाइन है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस होते हैं। तो कहा जाता है कि जो वाइस रॉय है वो मोनार्क को कॉपी इसलिए करती है क्योंकि जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क को नहीं खाती, क्योंकि मोनार्क को जो है मोनार्क टेस्टी नहीं लगती है बर्ड्स को। ऐसा कहा जाता है कि बर्ड जो होती है ना चिड़िया, वो मोनार्क बटरफ्लाई को ज़्यादा नहीं खाती, उसको पसंद नहीं है। तो रिचर्ड ई ब्राइट ने उसको स्टडी करा। उन्होंने देखा कि भाई बर्ड क्या करती है, कुछ और बर्ड फूड तो खाए ना खाए, बाकी इंसेक्ट सब छोड़ दे, वो जो है मोनार्क बटरफ्लाई को ज़रूर खा जाती है। तो दैट मीन्स जो लोग कहते थे उससे डिफरेंट है। बट फिर बाद में उनको ये पता चलता है कि हाँ, जो वाइस रॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क को कॉपी तो ज़रूर करते हैं। तो दिस वॉज द 9th क्लास का एक्सपेरिमेंट, और इस प्रोजेक्ट को पहला प्राइज मिल जाता है जूलॉजी डिपार्टमेंट में साइंस फेयर में। तो ये इनकी पहली विक्ट्री थी। ठीक है, अब जब वो 10th क्लास में आ जाते हैं, या फिर सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल यू कैन से दैट, तो रिचर्ड ई ब्राइट एक बहुत बड़ी डिस्कवरी करते हैं, और यही चीज़ आगे वो जो उन्होंने थ्योरी पब्लिश करी ना ऑन हाउ सेल्स वर्क, उस पर इनकी मदद करती है। ठीक है, अब क्या ये करते हैं, एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में पता लगाते हैं। इन्हें क्या लगता है, इनको डॉक्टर अर्कट भी सजेस्ट करते हैं इसके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट करने को। जो ये मोनार्क बटरफ्लाई का प्यूपा होता है, प्यूपा स्टेज आपको पता होगी, ऐसा कहा जाता है कि इसके प्यूपा के जो प्यूपा है उसके ऊपर 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं। अब पूरी दुनिया को ये लगता था कि जो ये 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स है मोनार्क के प्यूपा पे, ये ऑर्नामेंटल है, यानी कि सजावट के। जैसे हमारे नेचर में बहुत सारी चीज़ें, आप कोई फूल देखोगे वो सजावट हो रखी होती है, ऐसे लाइन बनी है, कुछ बनी है, बहुत ब्यूटीफुल नेचर है हमारा। तो ऐसा लगता था कि मोनार्क के प्यूपा पे जो ये गोल्डन स्पॉट है ये क्या है, ये ऑर्नामेंटल है, यानी कि सजावट के है। बट जो इनके डॉक्टर अर्कट थे, जो इनके प्रोफेसर थे रिचर्ड ई ब्राइट के, उन्हें यकीन नहीं था, तो उन्होंने कहा इस पर एक्सपेरिमेंट करो। जब रिचर्ड ई ब्राइट ने एक्सपेरिमेंट करा तो पता चला कि वो गोल्ड स्पॉट सिर्फ दिखावे के, सजावट के नहीं थे, वो एक बहुत एसेंशियल हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिससे पूरी बटरफ्लाई की ग्रोथ में मदद मिलती है। तो ये जो उनका जो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा था, इसको फर्स्ट प्लेस मिला काउंटी फेयर में। तो यानी कि साइंस फेयर के विजेता बन जाते हैं, और जैसे ही इसके विजेता बन जाते हैं इन्हें इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड इंजीनियरिंग में एंट्रिंग मिल जाती है। तो पहले नेशनल लेवल का कर रहे थे, अब इन्हें इंटरनेशनल वाले में एंट्री मिल जाती है इन द क्लास 10th, और जूलॉजी डिपार्टमेंट में फिर वहाँ पे 3rd मिल जाता है। तो जब इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट दिखाया तो इंटरनेशनल लेवल पे जूलॉजी में इसको 3rd प्राइज मिल जाता है। और फिर उनको एक और चीज़ मिलती है इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करने में, वो था कि इन्होंने लैबोरेटरी ऑफ वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का मौका मिलता है। यानी कि एक बहुत फेमस लैबोरेटरी, एक बहुत फेमस साइंटिफिक
एक्सपेरिमेंट्स करने की जगह में इन्हें एंट्री मिलती है। एक छोटे से बच्चे को ये वहाँ जाके भी लैब में रिसर्चेस में हाथ बटाते हैं, वहाँ जाके और एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो इनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो रहे थे ये कंपटीशन कि उनको एक नए नए एक्सपीरियंस मिलते थे। अब जब वो 11th क्लास में आते हैं, 11th क्लास मतलब हाई स्कूल जूनियर जब वो बन जाते हैं, तब रिचर्ड ई ब्राइट ने और एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट करे मोनार्क प्यूपा पे, और उस साल भी उनको पहला प्राइज़ मिलता है और एक और साल मिल जाता है वहाँ लेबोरेटरी में काम करने का। तो आप देख सकते हो कि कैसे एक बटरफ्लाई की कलेक्ट करने की हॉबी से ये प्रॉपर उनके करियर में भी और उनके मतलब कि पूरा उनका एक इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है, वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, फिर जो है आप बात करो 12th क्लास में, या 11th लिखा है सॉरी, जो 12th क्लास की अगर बात करो तो 12th क्लास में उन्होंने एक बहुत अनोखा एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या शो करा, वो जो वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं ना 12 गोल्डन स्पॉट्स, उसको प्रूव कर रहे हैं इन्होंने कि हाँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं। उन्होंने क्या करा, इन्होंने एक मोनार्क का विंग लिया, मोनार्क बटरफ्लाई का एक पर लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि वो विंग को अगर वो गोल्डन स्पॉट्स वाला हार्मोन सिक्रीट जो है प्रोवाइड करा जाए तो वो जो है एक नया बटरफ्लाई का विंग जो है वो बना देता है। तो इस वाले प्रोजेक्ट को भी उनको फर्स्ट प्राइज़ मिलता है एंड वही वाले जो एक और डिपार्टमेंट ऑफ लैबोरेटरी में उनको जाने का मौका मिल जाता है, लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो उनकी अलग अलग एक्सपेरिमेंट वो करते रहे बटरफ्लाइज पे और उनको जो है जीत भी मिलती रही और एक्सपीरियंस भी मिलता रहा। अब 12th क्लास ख़त्म, अब हमारे रिचर्ड जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे भी ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वहाँ पे रह के इन्होंने हार्मोन जो गोल्डन स्पॉट्स जो रिलीज़ करते थे ना मोनार्क प्यूपा के, उस पर और बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट करे। अब जब इनका कॉलेज का गाइस 2nd ईयर था, तब इनको जूनियर ईयर मतलब होता है कॉलेज का 2nd ईयर, कॉलेज के 2nd ईयर में एक दिन ऐसा होता है जब ये केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन को देख रहे होते हैं। ठीक है, एक्सरे फोटोज़ देख रहे होते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन की, और तब इन्हें बहुत बड़ी जो वो उन्होंने थ्योरी पब्लिश करी ना हाउ सेल्स वर्क, वो समझ में आ जाती है। ऐसा कहा लिखा है बुक में कि जैसे ही उनको पता चला कि अच्छा मैंने कुछ डिस्कवर कर लिया, तो इन्होंने यूरेका नहीं बोला। यूरेका मतलब होता है ना कि कोई साइंटिस्ट नया आविष्कार करते हैं, कुछ पता लगाते हैं तो यूरेका बोलते हैं, उन्होंने यूरेका नहीं बोला। इनफैक्ट उन्होंने मतलब ऑब्वियसली वो खुश बहुत हुए होंगे। उन्हें क्या पता चलता है, उन्हें पता चलता है दैट द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ इट्स डीएनए। डीएनए आपको पता होगा, डीएनए वो सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस ऑफ सेल में जो कंट्रोल करते हैं हमारी हेरिडिटी। तो उन्होंने एक थ्योरी निकाली है जो बताती है कि कैसे सेल डीएनए को रीड करता है। अभी इस थ्योरी पे प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं वो, और बहुत सारी रिसर्चेस जो है होनी उसके बाद स्टार्ट हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी थ्योरी इन्होंने निकाली थी और इसी के बारे में आपको फर्स्ट लाइन ऑफ द चैप्टर में बताया गया था, जो बहुत बड़े साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश की गई थी। अब ये थ्योरी में उनकी हेल्प उनके एक दोस्त ने भी करी थी जिनका नाम है जेम्स आर वोंग। पूरी रात बैठ के ये दोनों फ्रेंड्स जो है अलग, अब थ्योरी बना तो ली, फिर उसको प्रूव भी तो करना होगा, तो मॉडल्स बनाते रहते थे और बहुत मेहनत करते थे अपनी इस थ्योरी को जो है प्रूफ करने के लिए और आगे इस पे रिसर्च करने के लिए। अगर ये सही मानी गई जो उन्होंने पर्टिकुलरली इस थ्योरी में पता लगाया, अगर वो प्रूव हो गई, अगर उसको समझ में गया तो बड़ी बड़ी बीमारियों की इलाज उससे हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो विद दिस आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ आपने देख लिया कि कैसे रिचर्ड ई ब्राइट जो है गाइस, उन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कैप्चर करने से, और कहाँ उन्होंने सेल्स के बारे में पता लगा लिया, कहाँ उन्होंने बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज ढूंढने तक वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब लास्टली आपको यहाँ बताया गया है कि ऐसा नहीं था कि रिचर्ड ई ब्राइट सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट थे और सिर्फ पढ़ाई करते रहते थे हर समय। नहीं गाइस, इवन दो उन्होंने हार्वर्ड्स में वो 2nd आए थे अपने पूरे बैच में, 1500 लगभग बच्चे थे उसके अंदर, एंड टोटल आई रिमेंबर बुक में लिखा है, आप खुद देखना। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की अपनी क्लास में वो 2nd आए थे, बट वो सिर्फ इन चीज़ों को टाइम नहीं देते थे, वो बाकी चीज़ों को भी बहुत टाइम देते थे। वो एक ऑलराउंडर थे, वो एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे, इंसेक्ट्स की फ़ोटो खींचते थे, साइंटिफिक चीज़ों की फ़ोटोज़ खींचा करते थे। वो गुड कैनोइस्ट भी थे, यानी कि वो जो बोट होती है ना लंबी वाली, उसको चलाया करते थे। वो पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छे से, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते थे। ठीक है, मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब के मेंबर थे। तो अपनी साइंटिस्ट तो वो कर ही रहे हैं, पूरी रिसर्चेस तो कर ही रहे थे, उसके साथ में ही वॉज ऑलराउंडर। उनके एक सोशल साइंस के टीचर हैं जिनके बारे में आपको इस चैप्टर में बता रखा है, रिचर्ड ब्राइट के
जो है सोशल साइंस ट्यूटर रिचर्ड ए वियरर, इनका नाम याद रखना, उन्होंने अपने स्टूडेंट की तारीफ करते हुए बताया कि मुझे यकीन नहीं होता था ये बच्चा जो है कैसे टाइम निकालता है, पूरे समय या तो रिसर्च करता है इंसेक्ट्स के ऊपर और फिर भी ये जो है पब्लिक स्पीकिंग के लिए, यूनाइटेड नेशन क्लब्स के लिए, हर चीज़ों के लिए टाइम निकाल लिया करता है। और रिचर्ड ई ब्राइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल मानते हैं अपने सोशल साइंस टीचर का उनके डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, लास्ट में जो उनके ये सोशल साइंस के टीचर है वो बताते हैं कि रिचर्ड इतना अच्छे बढ़िया जो है साइंटिस्ट इसलिए बन पाए, वो कुछ इंग्रेडिएंट्स बताते हैं एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है दैट क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए। तो पहला इंग्रेडिएंट है फर्स्ट रेट माइंड, यानी कि आपका माइंड तेज़ होना चाहिए। दूसरा क्यूरोसिटी, चीज़ों को जानने की चाहत की, जैसे कि वो गोल्डन स्पॉट थे, है तो है भाई, उन्होंने कहा नहीं भैया ये खाली सजावट के नहीं है, इसमें कुछ और चक्कर भी है। वहाँ से कहाँ वो डीएनए और सेल्स तक पहुँच गए उसको स्टडी करते करते। एंड थर्ड इज़ विल टू विन। वो कहते हैं दैट रिचर्ड ई ब्राइट बहुत कॉम्पिटिटिव थे, एक बार काउंटी फेयर में हार के आ गए, कोशिश करी कि नहीं मैं जीतूंगा, बट उन्होंने कहा कि मेरा जो ये स्टूडेंट है रिचर्ड ई ब्राइट ये कॉम्पिटिटिव इन अ गुड सेंस है, ऐसा नहीं कि उसको जीतना है कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, समथिंग लाइक दैट, नहीं, अपने लिए जीतना था और इसी वजह से वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट बने। और ये उनकी सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ था, उनकी लाइफ का इतना बड़ा चेंज, जो बुक उनको उनकी मदर ने दी थी, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एस्क। ठीक है, तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आपका। आई होप अब बहुत ही आसान लगा होगा ये चैप्टर आपको। विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी आपका नेक्स्ट चैप्टर। बाकी अगर इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं तो मेरा चैनल को भी चेक कर सकते हो। बाय बाय।